तो क्या हम एक और कोविड जैसे संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद में कुछ ऐसा ही कहा और इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम इसी चेतावनी की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है और ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। ये वो बयान है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोचिए, प्रधानमंत्री ने ये बात सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कही। एक तरह से ये पूरे देश के लिए एक संदेश था। लेकिन सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी तुलना की ही क्यों? एक लड़ाई की तुलना एक महामारी से, और इसका ईरान इजराइल में जो चल रहा है उससे क्या लेना देना है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस संकट के बिल्कुल सेंटर में ले जाते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू होता है ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव से, और इसका जो एपिसेंटर है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जिस पर खतरा मंडरा रहा है, और इसका सीधा सीधा असर हम पर यानी भारत पर पड़ रहा है। और देखिए, इसका असर कोई दूर की बात नहीं है, वो तो दिखना भी शुरू हो गया है। हमारे जहाज और हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स वहां फंसे हुए हैं। तेल, गैस और खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर जैसी चीजों की सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है, और भारत ने साफ साफ कहा है कि इस तरह के हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं। अब ये नंबर देखिए, 85%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर के देशों से खरीदता है। इसका सीधा मतलब है कि हम बाहरी सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और जब हॉर्मुज जैसा इतना जरूरी रास्ता बंद होता है या उस पर खतरा आता है तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। देखिए, खाड़ी देशों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है। विदेशों से जो पैसा भारत आता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, उसका करीब करीब 40% खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय ही भेजते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स और खेती के लिए सबसे जरूरी फर्टिलाइजर, ये सब कुछ इसी इलाके पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो ये तो हुई आज की बात। लेकिन फिर से वही सवाल कि प्रधानमंत्री ने इसकी तुलना कोविड से क्यों की? चलिए अब जरा समझते हैं कि 2020 का जो आर्थिक संकट था वो आज की चुनौती से कितना अलग है और कितना एक जैसा। याद है ना 24 मार्च 2020 का वो दिन, जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था। सब कुछ एकदम से थम गया था। फैक्ट्रियां बंद, व्यापार बंद, और हमारी अर्थव्यवस्था 5.8% नीचे चली गई थी। वो सच में एक बहुत बड़ा झटका था। तो दोनों संकटों में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क क्या है? देखिए, कोविड के टाइम पर हुआ था डिमांड शॉक। मतलब सामान तो था लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। लोग घरों में बंद थे, इसलिए तेल की कीमतें एकदम से गिर गई थीं। इस बार ठीक उल्टा है। यह है सप्लाई शॉक। मतलब लोग सामान खरीदना चाहते हैं, डिमांड है, लेकिन सप्लाई ही नहीं आ पा रही है क्योंकि रास्ते बंद हैं, और इसीलिए कीमतें आसमान छू रही हैं। तो सवाल उठता है कि सरकार इस सब से निपटने के लिए कर क्या रही है? प्रधानमंत्री ने एक 3 टियर यानी कि 3 चरणीय योजना के बारे में बताया है। इसका मकसद देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों को बचाना है। तो ये योजना 3 हिस्सों में बटी है। शॉर्ट टर्म यानी तुरंत राहत के लिए सरकार ने सप्लाई पक्की करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई हैं। मीडियम टर्म में हम सिर्फ एक जगह पर निर्भर न रहकर अलग अलग 41 देशों से तेल और गैस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म गोल है आत्मनिर्भर बनना, जिसके लिए देश में ही जहाज बनाने और यूरिया प्लांट लगाने पर जोर दिया जा रहा है। और सरकार इस प्लान को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए, इतने का एक स्पेशल फंड बनाया गया है सिर्फ इसलिए ताकि इस आर्थिक तूफान का सामना किया जा सके। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जो विपक्ष है वो सरकार के इन कदमों से या इन दावों से सहमत नहीं है। चलिए एक नजर डालते हैं कि उनका क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधा प्रधानमंत्री पर ही निशाना साधा है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने इस इतने बड़े मुद्दे पर बोलने में बहुत देर कर दी। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया। अब इसी मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, पर खबरों के मुताबिक राहुल गांधी कुछ और कामों में व्यस्त होने की वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, अपने अपने तरीकों से इससे निपटने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने तो दुनिया भर के देशों को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम करना और गैर जरूरी हवाई सफर से बचना।
मतलब साफ है कि शायद हम सबको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत इस मुश्किल में अकेला नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस दबाव को महसूस कर रही हैं। ये एक ऐसी ग्लोबल चुनौती है जिसका सामना सबको मिलकर करना होगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। दुनिया जब एक और मुश्किल के मुहाने पर खड़ी है, तो क्या हम एक देश के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर एक और ग्लोबल क्राइसिस के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।